Namaskar, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes, and on this channel we are discussing about industrial relation. So far two classes have already been uploaded, and this is the next class related to evolution of industrial relation in India. So इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो तो यूके से शुरू हुआ था। इंडस्ट्रियल रिलेशन को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जोड़ करके देखा जा रहा है, औद्योगिक क्रांति से जोड़ करके देखा जा रहा है। जो औद्योगिक संबंध है इसका जो शुरुआत है वो औद्योगिक क्रांति से देखा जा रहा है। तो भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानना हमारे लिए आज के सेशन का मुख्य कार्य है। India was greatly advanced in the field of industry and commerce in the past, as evidenced from its ancient literature. In ancient times, the highest occupation in our country was agriculture, followed by trading. So, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा है, भारत जो है सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो जब सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज और कॉमर्स तो यहाँ पर होंगे ही। और ये तब जाना जाता था जब बाकी यूरोपीय कंट्री के लोग रोजी रोटी के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते थे। उस समय भारत समृद्ध देश हुआ करता था। तो जब समृद्ध देश हुआ करता था तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स रही होगी। तो इसलिए जो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, कम से कम उसको तो हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 19th सेंचुरी का है उससे जोड़ करके नहीं दे सकते। उससे बहुत पहले से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन है। एज एविडेंस फ्रॉम एंशिएंट लिटरेचर, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनमें भी हमारे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के बारे में बातें की गई हैं। सो हमारे पुराने समय में, प्राचीन समय में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो उद्योग था, ऑक्यूपेशन था, वो खेती थी, एग्रीकल्चर था। और उसके बाद से ट्रेडिंग थी, मसालों की ट्रेडिंग होती थी, खेती से रिलेटेड जूट होते थे उनकी ट्रेडिंग होती थी, चाय की ट्रेडिंग होती थी, कॉफ़ी की ट्रेडिंग होती थी। सो हमारा ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे हाई स्टैंडर्ड का था। सो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ये फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल है, बहुत पहले से है। सभ्यता का जब से विकास हुआ तब से भारत ही सबसे विकसित देशों में गिना जाता था। और यहाँ पर आने के लिए लोग पता नहीं कौन कौन से रास्ते अख्तियार करते थे, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है। सो यहाँ पर आने के लिए कोलंबस को कौन सा रास्ता अपनाना पड़ा, वास्को डी गामा को कौन सा रास्ता अपनाना पड़ा? क्यों आए? क्योंकि यहाँ की संपदा से वो परिचित थे। अरब वाले आए, मुग़ल आए, अफ़गानी आए। क्यों आए? यहाँ की संपदा को लूटने के लिए आए। पहला अरब इन्वेजन जो 712 ईस्वी में हुआ था, क्यों हुआ था? लूटने के लिए हुआ था। 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत को लूटा था। मोहम्मद गोरी तो आकर के यहाँ पर लूटपाट मचाया और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे गुलाम वंश स्थापना करके यहाँ पर बैठ गए। तो कहने का मतलब कि भारत शुरू से ही समृद्ध रहा, और समृद्ध रहा तो यहाँ पर इंडस्ट्री और कॉमर्स निश्चित रूप से रहे होंगे। और जहाँ पर इंडस्ट्री और कॉमर्स रहेंगे वहीं पर इंडस्ट्रियल रिलेशन इस्टाब्लिश हो जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड रिलेशन, वर्क से रिलेटेड रिलेशन, रिलेशन ऑफ वर्क प्लेस। सो वहीं बताया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि खेती मुख्य थी और ट्रेडिंग सेकेंडरी थी। A large number of occupation was carried on by small manufacturers in their cottages.
मोस्टली ऑन हेरिडिटरी बेसिस। सो इंडिया में जो बिजनेस था वो बिजनेस ऐसा था कि कुटीर उद्योग के रूप में था। लोग अपने घरों में ही छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री इस्टाब्लिश करके रखे थे और मोस्टली हेरिडिटरी थे। हेरिडिटरी का मतलब ये हुआ कि जो लोग गोल्ड स्मिथ का काम करते थे उनके परिवार वाले फॉलोड बाय गोल्ड स्मिथ का काम करते गए। जो ब्लैक स्मिथ का काम करते थे, जो लुहार का काम करते थे, जो 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 बढ़ई का काम करते थे, जो दुकानदारी का काम करते थे, जिसका जो प्रोफेशन था उसी प्रोफेशन को लगभग वो लोग उस जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करते गए। जिनका मसाला का कारोबार था वो मसाले के कारोबार में ही आगे बढ़ते गए। तो ये एक हेरिडेटरी नेचर का था। Ancient scriptures and laws of our country laid emphasis on the promotion and maintenance of peaceful relation between capital and labor. So हमारे पास क्या है? वेद है, पुराण है, उपनिषद है, हमारे धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथों में ही इस बात को प्रमोट किया गया था कि मालिक और उनके साथ जो उनके काम करने वाले वर्कर हैं, इन दोनों का संबंध कॉर्डियल होना चाहिए। अच्छे संबंध होंगे तो अच्छा इनकम, अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा। ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए थे। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन है, या यूं कहें कि हमारे धर्म ग्रंथों से ही इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो बीज हैं वो लिए गए हैं। From the very early days, craftsmen and workers felt the necessity of being united. धीरे धीरे क्या हुआ, समय का पहिया बदला और उसके बाद से जो स्पेशल कोई ग्रुप होता था, ब्लैक स्मिथ का एक ग्रुप होगा, गोल्ड स्मिथ का एक ग्रुप होगा, पॉटर्स का एक ग्रुप होगा। ऐसे ये लोग शुरू किए कि आपस में हम लोग एक यूनिटी बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। सो वेरी अर्ली डेज, ये कोई 1900-2000 की बात नहीं हो रही है, बहुत पहले क्राफ्ट्समैन एंड वर्कर्स फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ बीइंग यूनाइटेड। द यूनिटी ऑफ यूनियन हैज़ बीन स्टेटेड इन शुक्ल यजुर्वेदा संहिता। सो यजुर्वेद में यूनिटी का जो इम्पोर्टेंस है उसको मेंशन किया गया है। क्या इनमें इम्पोर्टेंस है? इफ मेन आर यूनाइटेड नथिंग कैन डेटर देम। अगर मनुष्य जो है इकट्ठे हो जाए, एकत्रित हो जाए, एकता में रहें, तो कोई चीज़ उनको हरा नहीं सकती, डरा नहीं सकती, भगा नहीं सकती। हम इस सूत्र को धीरे धीरे भूलते गए और विदेशी आक्रमण हम पर बढ़ते गए। अगर ये सूत्र हम न भूले होते, किसी विदेशी की मजाल नहीं थी कि हमारे यहाँ आकर के लूट खसोट मचाए। Kautilya's Arthashastra gives a comprehensive picture of the organization and functions of the social and political institutions of India and good description of unions of employees, craftsmen। जो कौटिल्य हैं, जो चाणक्य है, इनका जो अर्थशास्त्र है वो कहने के लिए अर्थशास्त्र है। उसमें उस समय की मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्यकालीन समय की जितनी भी रिलेवेंट बातें थी वो सबको उसमें मेंशन किया गया है। तो उन्होंने भी इसमें मेंशन किया है फॉर गुड डिस्कशन ऑफ यूनियंस ऑफ एम्प्लॉयज़, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसन। इनके भी यूनियन होने चाहिए, ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन किया हुआ है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे। वी हियर ऑफ श्रेणीज एंड संघ्स। ये जो संघ है ना, संघ शब्द का मतलब होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है। सो ये संघ शब्द जो है आपको हर्ष के समय में मिलते हैं, एज वेल एज यूनियंस ऑफ लेबरर्स एंड एम्प्लॉयर्स एट कन्नौज। सो कन्नौज में संघ बहुत पहले हुआ करते थे। ड्यूरिंग द डेज ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को कौन नहीं जानते। देयर वेर वेल ऑर्गेनाइज्ड गिल्ड्स नोन एज श्रेणीज और कुला। ये गिल्ड होते थे, ये वेराइटी होती थी वर्कर्स की। दीज गिल्ड्स वर्कड अकॉर्डिंग टू देयर ओन बाई लॉज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द यूनियन। सो ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते थे, इनको यूनियन कहा जा सकता है। ये लोग अपने बाई लॉज बनाते थे और उसके अनुसार यूनियन
को रेगुलेट करते थे। हाउएवर देयर वेर नो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द मुगल रूल। सो ये तो एंशिएंट इंडिया हुआ। एंशिएंट इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इंडिया में जितना कबाड़ा आया सब मुगलों के साथ आया। जब ये आए तो सिर्फ और सिर्फ जोर और ज़बरदस्ती रह गया, बाकी कुछ रहा ही नहीं। तो इसलिए मुगल पीरियड में कोई वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, सब फिनिश आउट। द लेबरर्स वेर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन देयर मास्टर्स एंड फोर्स्ड वर्क वाज टेकन फ्रॉम देम। सो आपको पता ही है, मुगल के आने से पहले गुलाम बस चलता था, तो वहाँ पर गुलाम खरीदे जाते थे। गुलाम क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को ये गुलाम बना लेते थे। तो इस तरीके से जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को गुलाम बना करके रख लेंगे, स्लेव बना करके रख लेंगे, स्लेव डायनेस्टी का निर्माण करेंगे, वहाँ पर यूनियन कहाँ से और यहाँ वहाँ पर एम्प्लॉय कहाँ से? सो जो भी हमारी प्राचीन परंपरा थी, प्राचीन प्रथा थी इंडस्ट्रियल रिलेशन का, संघ का, यूनियन का, गिल्ट का, वो सब मध्यकालीन भारत में विलुप्त होती नजर आई। सो इस तरीके से आइए अब हम इसको थोड़ा फेस्ड मैनर में देख लेते हैं। सो स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया कैन बी मेड इन 4 डिस्टिंक्ट phases. The first phase can be considered to have commenced from about the middle of the 19th century and ended by the end of the First World War. The second phase comprises the period thereafter till the attainment of the independence of India. Third phase after independence and fourth phase of post globalization. इसको थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं बढ़िया से। इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रायर टू ब्रिटिश राज, इंडस्ट्रियल रिलेशन ड्यूरिंग colonial period, industrial relation post independence era, and the fourth phase is industrial relation in the post globalization period. इस 4 हिस्सों में, 4 फेजेज में हम इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन को बांट रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So first phase can be considered to have commenced from about the middle of the 19th century and ended in the end of the First World War. During the first phase, the British government in India was largely interested in enforcing penalties for the breach of contract. So ब्रिटिश राज में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन था, वहाँ पर वर्कर और एम्प्लॉयर का रिलेशन तो था, मुगलों से तो अच्छा ही था, लेकिन ये क्या विश्वास करते थे, अगर वर्कर से कोई भी गलती हो जाती थी तो वर्कर दिन में कमाएगा 5 रुपया और पेनल्टी लगेगी 7 रुपया। तो ये लोग ज़बरदस्ती के पेनल्टी वर्कर पर लगाते थे और उसकी आधी कमाई तो ये लोग ऐसे ही छीन लिया करते थे। एंड इन रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ वर्क विद ए व्यू टू मिनिमाइज एंड कम्पिटेटिव एडवांटेजेस ऑफ इंडिजेनस एम्प्लॉयर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स। सो इनका ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स का मेन पर्पस क्या था कि जो स्वदेशी एम्प्लॉयर थे, इनके ऊपर उनको राज करना था, इनसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट कमाना था। तो इसलिए क्या करते थे, वर्कर का ये कोई देखभाल नहीं करते थे, वर्कर पर पेनल्टी भी लगा लेते थे। A series of legislative measures were adopted during the latter half of the 19th century which can be considered as the beginning of industrial relation in India. So formal beginning of industrial relation of India started in the latter half of the 19th century. उसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ जो थे, वो कई रूल रेगुलेशन बनाते हैं। किस लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं? वर्कर के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। द क्लोज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार गेव ए न्यू ट्विस्ट टू द लेबर पॉलिसी। सो इसके बाद से ये फर्स्ट फेज हो गया, ये बाय मिस्टेक इट्स अ सेकेंड फेज। The close of the First World War gave a new twist to the labor policy. There was intense labor unrest because workers' earning did not keep pace with the rising price and with their aspirations. क्या होता है, जब भी वार होगा तो वार के बाद से जो महंगाई बढ़ती है वो बेतहाशा बढ़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ी, इतनी तेज़ी से बढ़ी
कि वर्कर भूखे मरने लगे, उनके घर वालों के पास 2 रोटी तक के दाने नहीं मिलते थे, दाने दाने के मोहताज हो गए थे। तो दिन भर वर्कर काम भी करता था और उसको सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती थी। इसलिए धीरे धीरे वर्कर्स का जो है वर्कर अनरेस्ट शुरू हो गया, वर्कर विद्रोह करने लगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कि हम आपके यहाँ काम करते हैं, आपके मिल में 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, कम से कम हमारे घर का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से क्या हो रहा है, लेबर अनरेस्ट शुरू हो रहा है और इसी को बोलेंगे कि लेबर पॉलिसी में ट्विस्ट आ रहा है, न्यू ट्विस्ट आ रहा है। क्या, जब ये लोग लेबर अनरेस्ट करेंगे इसका मतलब कि यूनाइट हो रहा है, और जैसे यूनिटी आएगी इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इनको जो ऑनर है उसको सुनना पड़ेगा। The constitutional developments in India led to the election of representative to the central and provincial legislatures who took a leading role in initiating social legislation. So क्या हुआ, बीच बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी होते आ रहे हैं। 1771 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू हुआ है और धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग होते गया है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो रहे हैं सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के लिए। जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बाद से लेजिस्लेशन कुछ इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सोशल लेजिस्लेशन का ध्यान रख रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव इन्हीं में से हैं। तो इसलिए वो उनको ध्यान है कि वर्कर का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से ट्विस्ट हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ILO in 1919 greatly influenced the labor legislation and industrial relations policy in India. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जिसके ऊपर हम 2-3 वीडियो बना करके अपलोड करने वाले हैं। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 और ILO के आने के बाद से इंटरनेशनल लेवल पर एक लेबर स्टैंडर्ड बनाया गया। इस स्टैंडर्ड को सारे कंट्री फॉलो करेंगे और जैसे वो लेबर स्टैंडर्ड बना उसका इन्फ्लुएंस इंडिया पर होने लगा, क्योंकि आपको इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसको फॉलो करने हैं। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, बेटरमेंट शुरू हो रहा है एम्प्लॉइज़ का। द इमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, particularly the formation of All India Trade Union Congress in 1920 was another significant event in the history of industrial relation in our country. So क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ एक ही पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। तो कुछ वर्कर जो थे उन्होंने इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद से उन्होंने अपने यूनियन बनाया और उस यूनियन का नाम ही रख दिया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्योंकि इनको लगता था कि कांग्रेस हमें हेल्प करेगी टाइम टू टाइम। सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 में स्थापित हुई और उसके बाद से यूनियन का फॉर्मेशन शुरू हो गया। इससे पहले फॉर्मली किसी नेम से यूनियन नहीं शुरू थी, लेकिन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित हुई और यहाँ से यूनियन की हिस्ट्री शुरू होती है। और जब यूनियन आएगी तो यूनियन की बार्गेनिंग पावर भी आएगी, और वो बार्गेनिंग किसके लिए होगी, लेबर रिलेशन के लिए होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए होगा। सेकेंड फेज जो है, इट कंप्राइजेज द पीरियड देयर आफ्टर टिल द अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इन 1947। द पॉलिसी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार रिलेटेड टू, इससे पहले वाला जितना भी था ये फर्स्ट फेज का ही था। ये फर्स्ट फेज जो है पोस्ट वर्ल्ड वार तक है। सेकेंड फेज जो है उसके बाद से 1920 से लेकर के और 1947 तक के बीच में, द पॉलिसी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ड्यूरिंग द 2 decades following the war. A number of laws were enacted for the implementation of the above policy. So इस पीरियड में बहुत से रूल रेगुलेशन बने हैं। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929
इससे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी है, हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ेंगे। सो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है वो राइट देता है यूनियन फॉर्म करने का। पहले किसी भी प्रकार के यूनियन असेंबली पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर्म होता है और उसके बाद से वो राइट देता, अधिकार देता है कि एम्प्लॉय जो है अपना एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, अपना यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद से ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 सॉट टू प्रोवाइड अ कंसिलिएशन मशीनरी टू ब्रिंग अबाउट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट होते थे वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, उनके पीसफुल सेटलमेंट के लिए कंसिलिएशन मशीनरी प्रोवाइड करने की मांग की गई 1929 में। कंसिलिएशन मशीनरी मतलब बातचीत करके और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी डिफरेंसेज है, उसको सेटल डाउन करना। द रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जहाँ भी रॉयल आएगा इट इज रिलेटेड टू ब्रिटिश है। सो ये ब्रिटिश कमीशन ऑन रॉयल, ये रॉयल का मतलब इंडिया का नहीं है। और जब रॉयल इंडिया जो थी वो 1947 तक रॉयल ही थी, क्योंकि ये ब्रिटिश के अंदर में आती थी। द रॉयल कमीशन ऑन लेबर मेड ए comprehensive survey of labor problems in India, particularly the working condition in the context of health, safety and welfare of the workers, and made certain recommendations of far reaching consequences. सो जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929 से 1931 में इन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे कराया इंडस्ट्रियल फील्ड में। वो सर्वे जो था वो जो भी वर्कर थे उनके हेल्थ से रिलेटेड था, उनके सेफ्टी से रिलेटेड था, उनके वेलफेयर से रिलेटेड था। और उसके सर्वे के बेसिस पे इन्होंने रिकमेंडेशन बनाया, जो रिकमेंडेशन बड़ा ही दूरगामी सिद्ध हुआ। द सेकेंड वर्ल्ड वार गेव ए न्यू स्पर्ट इन द लेबर फील्ड। इसी बीच में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेकआउट हो जाता है। द exigencies of the war made it essential for government to maintain adequate contented labor force for maximizing production. सो क्या हुआ, वर्ल्ड वार जैसे शुरू हुआ उस समय प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, और हाई प्रोडक्शन बिना एम्प्लॉय के, बिना वर्कर के सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जैसे वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, हाई प्रोडक्शन का जो प्रेशर था उसके चलते एम्प्लॉयर जो थे वो एम्प्लॉय को संतुष्ट करने लगे, एम्प्लॉय की बातों को मानने लगे, एम्प्लॉय के डिमांड को फुलफिल करने का एटलीस्ट प्रॉमिस तो करने ही लगे। The government of India had therefore to step in and assume wide powers of controlling and regulating the condition of work and welfare of industrial workers. So इसके बाद से क्या होता है, चीज़ें अब सिर्फ एम्प्लॉयर तक नहीं रहती है। पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तक ही था। सो एम्प्लॉयर अगर डोमिनेंट है तो एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी इसमें आ रही है। अब गवर्नमेंट ने सारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को रेगुलेट करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने ये देखना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि जो जो रूल रेगुलेशन, जो भी हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर मेजर्स एम्प्लॉयज़ को मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सो यहाँ से बाईपार्टाइट से ट्राईपार्टाइट हो रहा है। It embarked upon a twofold action in this regard, namely statutory regulation of industrial relation through the Defence of India rules and the orders made thereunder, and bringing all the interests together at the common forum for shaping labor policy. So यहाँ के बाद से क्या हो रहा है, दो काम हो रहा है। एक तो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाया जा रहा है, और दूसरा ब्रिंगिंग ऑल इंटरेस्ट टुगेदर अ कॉमन फोरम फॉर शेपिंग लेबर पॉलिसी, लेबर पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। एक तो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाया जा रहा है, दूसरी लेबर पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। तो ये देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेप अप हो रहा है, कैसे कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है स्मूथली बढ़ते जा रहे हैं। पहले 0 से कैसे 50% तक पहुंच गए।
So, the government of India took several steps for evolving measures conducive to the industrial peace. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ऐसे मेजर्स को, बहुत ऐसे स्टेप को वो लेती गई जिससे इंडस्ट्रियल पीस इस्टाब्लिश हो सके. इट कन्वेंड एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इन जनवरी 40. सो एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जनवरी 40 में कन्वेन किया जाता है. दिस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल्सो the succeeding two conferences held in January 1941 and January 1942 included only government representatives from the center, provinces, existing Indian states. So इसके बाद से ये कॉन्फ्रेंस 40 में भी हुआ, 41 में भी हुआ, 42 में हुआ. इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही आ रहे हैं. ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को ही इनवाइट किया गया. आगे देखते हैं. इट ऑल्सो हेल्ड सेपरेट कंसल्टेशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स रिगार्डिंग पोस्ट वार लेबर प्रॉब्लम्स. सो देखिए क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सेल के लिए. उसके बाद से सेपरेट कंसल्टेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयर के लिए और सेपरेट कंसल्टेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए. सो यहाँ पर 3 तरह के कंसल्टेशन हो रहा है. पहले वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसके बाद से वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसके बाद से एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्टेशन कर रहे हैं. मतलब 3 अलग अलग कंसल्टेशन मशीनरी चल रही है, 3 अलग अलग, एक साथ नहीं. The experience of these conferences showed that better result could be achieved only if the representative of the government, workers and employees meet on a common platform for resolving differences through discussion and mutual understanding. जब ये एम्प्लॉयर का अलग से मीटिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव का अलग से मीटिंग कर रहे हैं और एम्प्लॉय का अलग से मीटिंग कर रहे हैं, इसको करने के 2-3 मीटिंग करने के बाद से इनको समझ में आया, उसके बाद से गवर्नमेंट को समझ में आया कि अगर कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना है और बेटर रिजल्ट चाहिए तो ये 3 अलग अलग मीटिंग ना करके तीनों को एक मीटिंग में बैठाया जाए. समझ लीजिए, पहले क्या था, 1940, 1941, 1942 इन तीनों में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ. इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही पार्टिसिपेट किए और कर सकते थे. सो गवर्नमेंट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव का एक अलग से कॉन्फ्रेंस. उसके बाद से उसमें से जो भी डिस्कशन होता था उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर से एक अलग कंसल्टेशन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन से. उसके बाद से वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव से अलग से कंसल्टेशन. सो 3 तरह के कंसल्टेशन होते थे. जब ये 3 तरह के 2-4 कंसल्टेशन हो गए तब इनको समझ में आया कि ऐसे बातें कुछ बनने वाली नहीं है. अच्छा ये होगा कि तीनों को एक साथ एक मीटिंग में बैठाया जाए. इससे क्या होगा, कुछ बेटर रिजल्ट आ सकता है. कॉमन प्लेटफॉर्म पे बहुत से इशू जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं. तो यहाँ से शुरू हो रहा है रियली ट्राईपार्टाइट बॉडी. यहाँ से तीनों बॉडी, ट्राईपार्टाइट में 3 बॉडी होती है. 3 बॉडी में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव. Accordingly, the 4th Labour Conference held in August 1942. So इस तरीके से जो 4th Labour Conference है वो अगस्त 1942 में हुआ. Included the representatives of the employer, workers in addition to officials from the center, province and state. This marked the beginning of tripartism in industrial relation on all India basis. नोट कर लीजिए, ये अगस्त 1942 का जो डे है, वैसे तो 8 अगस्त को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो शुरू हुआ था मुंबई से. सो उसी अगस्त 1942 में जो है एक बहुत बड़ा बिगनिंग शुरू हो रहा है. और वो बिगनिंग ये हो रहा है कि अब तीनों से अलग अलग बात नहीं करके तीनों को एक जगह बैठाया जाए और एक कंसल्टेशन किया जाए, एक कॉन्फ्रेंस किया जाए और उस एक कॉन्फ्रेंस में सब कुछ डिसाइड किया जाए. उसके बेसिस पे अगस्त 1942 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स
एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम सेंटर, प्रोविंसेस एंड स्टेट, इन तीनों को इकट्ठा करके और कॉन्फ्रेंस, फोर्थ लेबर कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया। एंड दिस इज रियली बिगिनिंग ऑफ ट्राइपार्टाइज इंडस्ट्रियल रिलेशन इन ऑल ओवर ऑल इंडिया बेसिस कहा जा सकता है। यहाँ से बिगिनिंग ऑफ ट्राइपार्टिज्म शुरू हुआ और वो आज भी चल रहा है। तो जो ट्राइपार्टिज्म जो है वो फॉर्मली अगस्त 1942 में शुरू हुआ। एमसीक्यू क्वेश्चन है। The need of tripartite labor machinery on the pattern of ILO was recommended by the Royal Commission on Labor as early as 1931. So ILO के रिकमेंडेशन के बेसिस पे रॉयल कमीशन ने ट्राइपार्टाइट लेबर मशीनरी को 1931 में ही रिकमेंड किया था, लेकिन लगभग 10 साल लग गए इनको शुरू करने में। जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर थी वो 1931 में ही, किस बेसिस पे, ऑन द पैटर्न ऑफ ILO रिकमेंडेशन, उन्होंने रिकमेंड किया था ट्राइपार्टाइट लेबर मशीनरी के लिए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में लगभग 10 साल लग गए। बट द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन वाज टेकन ओनली इन द ईयर 1942 when the first tripartite labor conference was held at New Delhi under the chairmanship of B.R. Ambedkar. So 1942 में फर्स्ट ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हेल्ड हुआ। द ऑब्जेक्टिव सेट बिफोर द टू ट्राइपार्टाइट बॉडीज एट टाइम ऑफ देयर इंसेप्शन इन 1942 वेयर, सो जो ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लेजिस्लेशन, प्रोविंसेस के लिए अलग लेबर लेजिस्लेशन, सेंटर के लिए अलग लेबर लेजिस्लेशन, स्टेट्स के लिए अलग लेबर लेजिस्लेशन। इसको ये डिमांड उठी कि इन सबको एक किया जाए और पूरे कंट्री में एक जैसा लेबर लेजिस्लेशन आया जाए। सो फॉर प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लेजिस्लेशन, लेइंग डाउन ऑफ अ प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। एम्प्लॉयर सोचता है कि उसकी मोनोपोली चलेगी, उसके प्रॉफिट पर सबसे ज़्यादा उसका अधिकार है। एम्प्लॉय सोचते हैं कि सब मेहनत हम कर रहे हैं तो मेरा भी इसमें पार्टिसिपेशन, मेरा भी इसमें शेयर होना चाहिए। तो ये जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है इसको सेटल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको सेटल डाउन करने के लिए जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थे उसको सेटल डाउन करने के लिए प्रोसीजर की स्थापना का भी ऑब्जेक्टिव रखा गया। डिस्कशन ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ ऑल इंडिया इम्पोर्टेंस एज बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऑल इंडिया लेवल पे बाकी जितने इशूज़ थे उनको भी उसमें डाला गया। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए जो पहले के 2 ट्राइपार्टाइट बॉडीज़ का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें। These tripartite bodies were essentially deliberative, recommendatory and advisory in nature, and the area of their operation dependent on the discretion of the central government. So ये जो ट्राइपार्टाइट बॉडी थी इनका काम क्या था, बातों पर डेलिबरेट करना, डिस्कशन करने के बाद से रिकमेंड करना और रिकमेंड करने के बाद से एडवाइस करना गवर्नमेंट को। इनके पास इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं थी, ये सिर्फ गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते थे। डिस्कस करेंगे, रिकमेंड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इनके रिकमेंडेशन को, इनके एडवाइस को हम एक्सेप्ट करें या ना करें। जो ट्राइपार्टाइट बॉडीज़ थी वो रिकमेंडेटरी नेचर में थी, एडवाइजरी नेचर में थी, और एरिया ऑफ देयर ऑपरेशन डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि इनकी जो रिकमेंडेशन है, इनकी जो एडवाइस है उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, किस लेवल तक मानना चाहिए और कब इसको इन्फोर्स करना चाहिए। द नेशनल ट्राइपार्टाइट सिस्टम इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर ऑन इम्पोर्टेंट नेशनल इशू। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये जो एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का ये जो एक साथ मिलना शुरू हुए, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि नेशनल इश्यूज़ जो हुए, जो नेशनल इश्यूज़, जो इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज़ हुए उनको इन्होंने डिस्कस करना शुरू किया।
It provided a forum for trade unions and management for offering their respective point of view to the government. इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो ट्रेड यूनियन वाले थे वो अपना जेन्युइन पॉइंट वहाँ रख सकते थे, जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयर थे वे अपना जेन्युइन पॉइंट वहाँ पर रख सकते थे, कहाँ पे, गवर्नमेंट के पास, एंड इन्फ्लुएंसिंग द लैटर्स पॉलिसी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और इस तरीके से ये लोग गवर्नमेंट पर दबाव डालते थे, इन्फ्लुएंस डालते थे कि मेरी भी बातों को ध्यान रखा जाए लेबर रूल्स बनाते समय, लेबर पॉलिसी फ्रेम करते समय। The tripartite deliberations helped to reach consensus inter alia on statutory minimum wages fixation. So इससे क्या फिक्स हुआ, एक मिनिमम वेज फिक्स किया जाएगा, 1944 में हुआ, इससे कम कोई वेज नहीं दे सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राईपार्टाइट इंडस्ट्रियल कमेटी, जो भी डिस्प्यूट थे उसको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल कमेटी को 1944 में इस्टेब्लिश करने का बात हुआ। और इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये 1945 में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लाने की बात हुई। अगर ये अडक्कर साहब की कमेटी है तो इस कमेटी के बेसिस पर, ये कमेटी एक बेस रही थी ईएसआई एक्ट 1948 पास करने का। अडक्कर साहब है। द थर्ड फेज अब क्या है, अब इसके बाद से 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इंडस्ट्रियल ट्रूस रिजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड इन 1947 एट ए ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस विच इन्वाइटेड द लेबर मैनेजमेंट टू असिस्ट द गवर्नमेंट टू सिक्योर, प्रमोट एंड गारंटी सच एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज एज विल यूसर इन द पीरियड ऑफ कंसेंटेड एंड ऑर्डरली एडवांसमेंट टुवर्ड्स ए कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ। सो 1947 में जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद से ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया, जिसमें मैनेजमेंट को और वर्कर एसोसिएशन सबको इनवाइट किया गया फॉर टू सिक्योर, प्रमोट एंड गारंटी सच एग्रीमेंट्स। सो वर्क एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट को करने के लिए, एग्रीमेंट एक फिक्स करने के लिए 1947 में एक कॉन्फ्रेंस इनवाइट किया गया। The conference emphasized the need for respecting the mutuality of interest between labor and capital in industrial development and recommended to the parties of the method of mutual discussion on the problems common to both and determination to settle all disputes without recourse to interruption or in slowing down of production. So उसके बाद से इस बात पे सहमति जताई गई कि हम जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट क्लैशिंग नहीं है, इन दोनों के इंटरेस्ट म्यूचुअल हैं, एक दूसरे को हेल्प करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। लेबर और कैपिटल जो हैं वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं और इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशन से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इससे कंट्री डेवलप होगी। सो इसलिए आप दोनों को मिलजुल करके ही काम करना है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और किसी ऐसे सिचुएशन पर नहीं पहुंचना है जिससे प्रोडक्शन हॉल्ट हो। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी एम्ड एट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस इन इंडस्ट्री एंड ग्रांट ऑफ फेयर डील टू वर्कर्स। सो जो इंडिपेंडेंस के बाद से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी बनाई गई उसका मुख्यतः दो ही ध्यान था, इंडस्ट्री में शांति बनाए रखना है और वर्कर का जो हक है, वो वर्कर का जो राइट है, वर्कर का जो अधिकार है, वर्कर का अधिकार भी मिलना है और इंडस्ट्री में पीस भी बनाए रखना है। दीज एम्स वेर sought to be achieved by the state through appropriate labor legislation, labor administration and industrial adjudication. सो ये काम किस चीज़ से हुआ, इसके लिए तीन तरीके के हमारे पास जो उपाय करने पड़े। एक तो ये है कि लेबर लेजिस्लेशन फ्रेम करने पड़े, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करना पड़ा और इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन की स्थापना की गई। सो यहाँ पर लेबर लेजिस्लेशन आ गए, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हुआ है और इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन की स्थापना की गई है। सो ये तीन तरीके का जो हथियार है, इस तीन हथियार को, इस तीन वेपन को यूज करके और इंडस्ट्रियल पीस
एंड हारमोनी एंड फेयर डील टू वर्कर्स की व्यवस्था की गई। सो पासिंग ऑफ इम्पोर्टेंट सेंट्रल लेबर लॉज नेमली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया? 1947 में आया। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में आया। फैक्ट्री डेज 1948 में आया। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में आया। प्रोविडेंट फंड 1952 में आया। तो इस तरीके से एक्ट बनाए गए हैं। द 15th सेशन ऑफ ILC 1957 presided over by Sri Guljari Lal Nanda was instrumental in adopting two voluntary schemes, namely workers participation in management and workers education scheme. So नोट डाउन कीजिए, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। 1957 में जो ILC का कॉन्फ्रेंस हुआ, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 में, विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय श्री गुलजारी लाल नंदा, वहाँ पर दो वॉलंटरी स्कीम को इस्टेब्लिश किया गया। एक तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मतलब जो वर्कर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मैनेजमेंट के जितने डिसीजन होंगे उस डिसीजन टेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। डिसीजन ले लिया गया और वर्कर को बता दिया गया, अब वो नहीं चलेगा। आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्यों डिसीजन ले रहे हैं, किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। सो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मैनेजमेंट का, उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया। प्रोबेबली इसको आर्टिकल 39A में डाला गया है, वी हैव टू रीचेक। एंड वर्कर्स एजुकेशन स्कीम, ये दो अगर कोई MCQ आता है कि वर्कर पार्टिसिपेशन चाहे वर्कर्स एजुकेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, 1947 के इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस से हुआ। फोर्थ फेज में आ जाइए, इट इज़ पोस्ट ग्लोबलाइजेशन पीरियड। नरसिंहा राव जी की सरकार है, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हैं और यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ? क्या ये वॉलंटरीली था या कंपलसरी था? क्या इंडिया की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि दुनिया का कोई भी कंट्री इंडिया को लोन देने के लिए तैयार नहीं था? इंडिया को अपने ज़रूरी कामकाज को चलाने के लिए गोल्ड तक को गिरवी रखने पड़े थे? क्या ये कारण थे या कुछ और भी कारण थे? इसकी चर्चा हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद से लेबर का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। In 1993, ILO workshop on tripartism in India was held. A special tripartite committee constituted to focus on social and labor issues arising on account of structural changes made 8 times between 1991 to 1996. So 1991 से लेके 1996 के बीच में 8 बार मीटिंग होती है। किस लिए मीटिंग हो रही है? To decide on the matters which is being changed, which is focused on change on social and labor issues. ऐसा सोशल एंड लेबर इश्यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। द 32nd सेशन ऑफ द स्टैंडिंग लेबर कमिटी ऑन October 27, 1994 discussed various issues concerning employment, vocational training. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद से कंप्यूटराइजेशन बढ़ने वाला था, ऑटोमेशन बढ़ने वाला था। तो इसमें ये ज़रूरी हो गया था कि एम्प्लॉयज़ के जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, उनको स्किल्ड बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे दी जाए, चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, लेबर स्टैंडर्ड क्या फिक्स किए जाएं और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे किए जाएं। इन सब की चर्चा स्टैंडिंग लेबर कमेटी 1994 में हुई। 14th सेशन जो हुआ ये 2005 में हुआ है। 48th सेशन ऑफ ILC was held in Delhi in 2005. It debated two important issues, one of the future of labor reforms and the second on the urgent need for legislation on social security for vast mass of unorganized sector workers. So 2005 में जो ILC की मीटिंग होती है, 48th सेशन जो होता है, उसमें इस बात की चर्चा की जाती है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है
एक तो लेबर रिफॉर्म की बात हो रही है और दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी चर्चा होती है। द एग्जिस्टिंग वेज लिमिट फॉर कवरेज, इसके बाद ये 2005 हो गया। अब आइए 2017 में। द एग्जिस्टिंग वेज लिमिट फॉर कवरेज अंडर द एक्ट effective from 1/1/2017 raised from 15,000 to 21,000 per month. So this is the ESIC limit. So ESIC ceiling was revised in 2017 from 15,000 to 21,000. So इससे क्या लाभ हुआ? वे सारे एम्प्लॉई जिनका मासिक वेतन 21,000 तक 1/1/2017 को था, जो पहले 15,000 से और 21,000 के बीच में थे, वो एक्सक्लूडेड थे, वो ESI का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। जिनकी मासिक वेतन 15,000 से 21,000 के बीच थी, वे लोग ESI स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहे थे। उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कवरेज लिमिट को चेंज करके 15,000 से 21,000 कर दिया। ये 2017 का है। 2023 का क्या है? गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द सीलिंग ऑफ कवरेज ऑफ ESI फ्रॉम 21,000 टू 25,000। ये प्लानिंग है गवर्नमेंट की, अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन क्या है, ये लेबर रिफॉर्म से ये होते रहते हैं। ये जब से देश बना है, जब से लेबर बने हैं, जब से इंडस्ट्रीज बनी है, जब से इंडस्ट्रियल रिलेशन है, तब से कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी नोटिफिकेशन लेकर के आएगी, जिसमें वेज सीलिंग जो है 21,000 से 25,000 या 30,000 जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहाँ तक बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया है, इसको हमने 4 फेज में बांटा। 4 फेज में हमने इसलिए बांटा क्योंकि हमने एंशिएंट इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसको हमने इसमें कैटर नहीं किया है। एंशिएंट इंडिया में इंडिया जो था वो बहुत डेवलप्ड था। मेडाइवल इंडिया में अरबों के इन्वेजन के चलते इंडिया तहस नहस हो गया, और उसके बाद से जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए उनको फिर से इंडस्ट्रियल रिलेशन को जीवित करना पड़ा, रीजुवेनलाइज करना पड़ा। तो उसके लिए हम एक पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन जो अप टू पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में अप टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, थर्ड फेज में अप टू ग्लोबलाइजेशन, एंड फोर्थ फेज में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से 4 फेज में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया के हमने स्टोरी पढ़ी। ये कहानी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो भारत जो सोने की चिड़िया के नाम से विश्व विख्यात था, वो भारत जहाँ की नदियाँ रजत वर्षिणी थी, वो भारत जिसका व्यापार शिप से कई देशों में हुआ करता था, वो भारत जिनकी संपदा और समृद्धि से प्रभावित होकर के विदेशियों ने यहाँ पर लूट खसोट मचाई, वहीं भारत मध्यकालीन समय आते आते विदेशियों के चंगुल में कुछ इस तरीके से जकड़ा, लुटेरों ने कुछ इस तरीके से लूटा कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो था, जो यहाँ की प्रचुर संपदा थी, यहाँ का जो हेरिडिटरी गिल्ट सिस्टम था, वो सब तहस नहस हो गए। इस भारत माता के संपदा और संस्कृति को जितना नुकसान मध्यकाल में पहुँचा है, जितना अरबों के इन्वेजन से पहुँचा है, उतना शायद ही किसी सभ्यता संस्कृति का विनाश हुआ हो। कालांतर में अंग्रेज आते हैं और वो बिजनेसमैन होते हैं, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो छोटे मोटे कुछ एम्प्लॉयज़ का भी डिमांड मान लिया करते हैं, और वहाँ से शुरू होता है। और फिर उसके बाद से वर्ल्ड वार 2 जब आती है तो वहाँ पर प्रोडक्शन की डिमांड हाई हो जाती है, और जब प्रोडक्शन की डिमांड हाई हो जाती है तो वर्कर की बात ये धीरे धीरे मानने लगते हैं। उसके बाद से 1942 का अगस्त 1942 आता है, जिसमें ट्राईपार्टाइट बॉडी की इस्टेब्लिश किया जाता है। धीरे धीरे देश आज़ाद होता है, और स्वतंत्र होने के बाद से
ये एक कंसेंसस बना कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है तो वर्क प्लेस पे पीस होना चाहिए, और पीस होने के लिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज इन दोनों में कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए। तो इसके लिए मैनेजमेंट के का जो इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो वर्कर का इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरीके से हम फोर्थ फेज में, उसके बाद से हम फोर्थ फेज में आते हैं जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन के बाद से बहुत से इशू एक सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा इशू जो होता है एम्प्लॉयमेंट का होता है कि ये सारे वर्कर कहाँ जाएंगे, और उसके बाद से स्किल्ड वर्कर को ट्रेनिंग देने की बात आती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पोस्ट ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद से अभी देखिए ईपीएफओ में भी उन्होंने 7,500 से 6,500, ईपीएफओ में भी 6,500 से 15,000 उन्होंने सीलिंग बढ़ा दिया। ईएसआईसी ने भी 15,000 से 21,000 सीलिंग बढ़ा दिया। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। ये एक सुंदर सी स्टोरी है। बहुत लोग इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में ऊब जाते हैं, ऊबने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक कहानी बनाइए, भारतवर्ष के संपदा की कहानी, भारतवर्ष के सभ्यता की कहानी, जो आसमान से शुरू होती है, बीच में धरती पर गिर जाती है, पाताल में चली जाती है, और फिर से इसका पुनरुद्धार होता है, पुनरुत्थान होता है, और तब हम फिर से अभी स्पेस तक पहुंच रहे हैं। तो ये है भारत में औद्योगिक संबंधों की कहानी। ये जितने मटेरियल हैं वो सब हम SGKG स्टडीज़ पर अपलोड कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। लाइक कर भी करें और शेयर भी करें। बाकी ये स्टडी मटेरियल ऑलरेडी हमारे दूसरे ये यूट्यूब चैनल SGKG 2.22 पर अवेलेबल है। इनको भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये SGKG स्टडीज़ है, इस पर ये सब प्लेलिस्ट है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, और ये प्लेलिस्ट में से जो जो आपसे रिलेवेंट है उन पर आप स्टडी करें। ये SGKG 2.22 है, इस पर लगभग 1,000 वीडियोज अपलोड किए गए हैं। जो आपके रिलेवेंट हैं वो उस क्लास को जा कर के आप अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए एक सलाह, अगर आपको ये क्लास कम समझ में आ रहा है तो एट ए स्ट्रेच